शपथ लेती हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो एक्साइटमेंट आया कि नहीं पढ़ने में? भाई पढ़ाई शुरू करें, एक्साइटमेंट आ गया? हम लोग वैदिक कल्चर शुरू किए थे, वैदिक कल्चर पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता है या वैदिक संस्कृति। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देख ली थी कि जो है उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या अंतर था और उसका कहाँ कहाँ भौगोलिक विस्तार था दोनों का, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। नदियों के बारे में पढ़ लिया था कि वैदिक कालीन नदियों को क्या कहा जाता था उस समय और आज उनका क्या नाम है। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, राजनीतिक संगठन। ठीक है, वैदिक सभ्यता की जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक कल्चर है, तो उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, यहाँ पर हम लोग राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, आज यही एक टॉपिक कवर करेंगे, राजनीतिक जीवन वहाँ कैसा था। देखो ये इसके बारे में दो ही स्रोत हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत है जो वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य में मिलता है, और दूसरा जो है वहाँ से कुछ प्राप्त हुए पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो जो वैदिक साहित्य है उसके आधार पर यहाँ पर ये पता चलता है कि जो यहाँ की व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं जो आज हम अपना रहे हैं भारत में, आज जो व्यवस्था हम अपना रहे हैं वो प्राचीन समय से व्यवस्था थी। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक प्राचीन समय में हमारे भारत में दिखाई देती है। बीच में राजतंत्रात्मक सत्ता आ गई थी, लेकिन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी भारत में वो प्राचीन समय से ही भारत में विद्यमान थी। लोकतंत्र में क्या होता है, राजा जो है उस पर मतलब एक चुनाव होता है, राजा चुन करके आता है, फिर जो है निरंकुश नहीं होता है, उसको जो है संचालित करने के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये व्यवस्था बहुत पहले से थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनका जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो इसको हम तीन तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। एक तो पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल में किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था थी, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, और इसकी तुलना हम आज से करेंगे, वर्तमान से करेंगे। फिर हम ये मतलब वर्तमान से जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि इसकी झलक पहले दिखाई देती थी। देखो किसी भी राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? घर, परिवार, कुल जिसको कहते हैं, कुल से ही शुरू होता है, कुटुंब, कुल। ठीक है, तो सबसे जो प्रारंभिक जो छोटी इकाई सबसे जो होती है समाज की, वो क्या होती है? परिवार या गृह, कुल। ठीक है, तो गृह कैसे कहते हैं और इसको कुल भी कह सकते हैं। कुल सबसे छोटी इकाई थी उस समय। और कुल का जो, जैसे आज के समय में हमारे परिवार में एक मुखिया होता है कि नहीं होता है, हम बड़े बुजुर्गों को अपना मुखिया बना देते हैं, तो ऐसे ही जो कुल का या जो है गृह का, घर का जो स्वामी होता था उसको कुलपति कहते थे। क्या कहते थे? कुलपति या कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहते थे। और गृह का स्वामी है तो गृहपति भी कहते थे। जैसे आज घर का स्वामी, हालांकि उसके लिए कोई अलग से कोई पद नहीं है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेदों में इसका क्या मिलता है, उस समय इसे क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। और एक कुल से, एक घर से उस समय क्या बनता था? ग्राम बनता था। कई घर मिल जाते थे। जब कई घर, जैसे हमारे गांव में ही क्या व्यवस्था है भाई, कई घर मिल करके एक गांव बनाते हैं कि नहीं बनता है, तो ऐसे ही पहले भी व्यवस्था थी कि कई परिवार जो कुल था, कई कुल मिल करके, जब कई परिवार मिल करके एक संगठन का निर्माण करते थे तो उसे क्या कहा जाता था? गांव, ग्राम कहते थे। क्योंकि वैदिक सभ्यता पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता है, तो यहाँ पर गाँवों पर ही फोकस होगा ज़्यादातर। तो जो गांव बनता था, और गांव का मुखिया आज क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। तो उस समय के गांव के मुखिया को, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी। ऐसे ही बनाते चलना ये, ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेता है। गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। और जब कई गांव मिल जाते थे, उस क्षेत्र में कई गांव मिल जाते थे,
तो उसको कहा जाता था विष। क्या कहा जाता था? विष। अब ये गांव तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लोगे, लेकिन विष पूछ लेगा, विष का निर्माण कैसे होता, प्रश्न आ जाएगा, विष का निर्माण कैसे होता था पूर्व वैदिक काल में तो या उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें प्रश्न में ऑप्शन में दे देगा कई कुल मिलकर के जो विष का निर्माण करते थे, कई ग्राम मिलकर के विष का निर्माण करते थे, तो कई ग्राम मिलकर के विष का निर्माण करते थे। ठीक, कुल से या ग्रह से ग्राम का निर्माण होता था, गांव बनते थे, और कई गांव मिलकर के विष का निर्माण होता था। ठीक है, जैसे वर्तमान में इधर भी हम बनाते चलते हैं, जैसे अभी परिवार है, एक घर है ना, एक ग्रह है, घर है, और घर के बाद में क्या बनता है? गांव बनते हैं, कई घर बस जाते हैं जब किसी क्षेत्र में तो गांव बन जाता है, और जब कई गांव बस जाते हैं तो एक क्या बन जाता है? ब्लॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लॉक, या इसको क्षेत्र भी कहते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत होता है ना, इसमें पंचायती व्यवस्था, तो इसको क्षेत्र कहते हैं। ये वर्तमान की स्थिति है, और उस समय इसको क्या कहते थे? विष कहा करते थे। नाम में अंतर है, उस समय विष कहते थे, और विष जो इसका मुखिया होता था उसको विषपति कहते थे। क्या कहते थे? विषपति। इसका मुखिया जो होता था उसको क्या कहते थे? विषपति। अब जब कई विष मिल जाते थे, कई विष मिल करके फिर जन का निर्माण करते थे। किस चीज का निर्माण करते थे? जन। और ये जन ही मुख्य रूप से वहाँ का सबसे बड़ा, इस पूर्व वैदिक संस्था का सबसे बड़ा जो है क्षेत्र होता था। क्या? जन। जन मतलब लोग होता है ना, तो कई लोग मिल करके एक जन का, एक समूह का निर्माण करते थे, और इसका जो मुखिया होता था उसको राजन कहते थे। जन के आगे रा लगा दो तो क्या हो जाएगा? राजन। और इसको जो है राजन के अलावा गोपति भी कहते थे। क्या कहते थे? गोपति। गोपति क्यों कहते थे? क्योंकि हाँ, इस समय की व्यवस्था पशुपालक व्यवस्था थी। पूर्व वैदिक काल में पशु पालते थे। पशु कौन सी? गाय, ज़्यादातर पशुपालन करते थे। तो गायों की रक्षा करना इस समय के राजा का, राजन का प्रमुख क्या था? कार्य था भाई। इस समय इसीलिए राजन चुना जाता था, राजा इसीलिए चुना जाता था कि वो राजा जो है हमारे गायों की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता था? गोपति कहा जाता था। ठीक है, और या फिर इसको जन का पति था तो जनपति भी कहा जाता था। जन का ये पति था तो जनपति का है। तो जन क्या था? उस समय एक कबीलाई संगठन हुआ करता था भाई। जो आर्य थे ऋग्वैदिक सभ्यता के, ऋग्वैदिक पूर्व वैदिक संस्कृत के जो आर्य थे वो मुख्य रूप से कबीलाई थे। जो मध्य एशिया से, अगर हम जो है माने, मैक्स मुलर के अनुसार माने, तो वो मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आ करके भारत में एक कबीलाई संगठन के रूप में इन्होंने इस तरीके से जन का निर्माण किया था। मतलब धीरे धीरे बसते गए, पहले परिवार बना होगा, फिर कई परिवार बन करके जनसंख्या बढ़ती गई होगी तो एक गांव बस गया होगा, गांव से फिर जो है कई गांव बस गए होंगे तो विष बन गया होगा, और विष के बाद में कई विष मिल करके जन का निर्माण करते। तो जन एक बहुत बड़ा, इस तरीके से आप सोच सकते हो, ये जो है गांव है। ये क्या है? गांव है, और इसके अंदर जो है क्या रहते हैं? परिवार रहते हैं। इसके अंदर परिवार रहते हैं। अब ये सब मिल करके क्या बन गए? विष। अब यहाँ पर एक गांव ऐसे बस गया, कई गांव, और एक विष बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस तरीके से गांव बस गए और ये एक विष बन गया। फिर ये सब मिला करके क्या बन गया? जन बन गया। ये क्या बन गया? जन बन गया। तो यहाँ तक तो ये पूर्व वैदिक काल में ये व्यवस्था थी। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ रही थी, इनके पास क्या व्यवस्था हो गई थी? लोहे के खोज कर लिए थे उत्तर वैदिक काल में, लोहे का ज्ञान हो गया था 1000 ईसा पूर्व में, और लोहे के ज्ञान के साथ साथ में अब जो है जनसंख्या बढ़ने लगी थी। तो जनसंख्या बढ़ रही थी तो पशुपालन के साथ साथ में इनको कृषि भी करना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो कृषि ये साथ में जब करने लगे तो फिर जो है अब जमीन की आवश्यकता थी। भाई ये लोग पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे थे, पश्चिम से भारत में जो है इस तरीके से, भारत में ये किधर से घुसे थे? ये पूरब पश्चिम से घुसे थे भाई, पश्चिम साइड से, इधर से तो आए थे, मध्य एशिया यही पश्चिम में, तो इनका विस्तार पूरब की तरफ हो रहा था। धीरे धीरे गंडक तक पहुंच गए थे उत्तर वैदिक काल में। और ये क्षेत्र पूरा क्या था? जंगली था। उस समय जो है जंगल को साफ करके और ये अपना आवास बनाते जा रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही थी। तो अब यहाँ पर जो अभी तक यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी गायों को लेकर के, गायों की सुरक्षा के लिए कुछ लोग जो दस्यु हुआ करते थे, गाय चुरा ले जाते थे, तो उनसे रक्षा करने के लिए राजन होता था। राजन को लोग चुनते थे, चुनाव होता था बाकायदा। और यहाँ पर अब चूंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई और ज़मीन की आवश्यकता थी, और ज़मीन कहाँ से प्राप्त होती थी? जो जंगल है उसको काट करके, खेती के लिए और रहने के लिए। तो अब मेहनत कोई करे, फिर जो है लड़ करके लड़ाइयाँ अब ज़मीन के लिए होने लगी। भाई
जो है जंगल साफ करके उनको बढ़िया सब ज़मीन मिल गई, तो यहाँ पर जो है वो लड़ाइयों किसके लिए हो, ज़मीन के लिए, भूमि के लिए होने लगी। तो यहाँ पर जन था। अब ये कई जनपद, यहाँ ये व्यवस्था ऐसे ही बनेगी। यहाँ पर कुल बनेगा, और फिर ये कुल से जो है कई कुल से क्या बनेंगे, गांव बनेंगे, और कई गांवों से विष बनेगा, और कई विष से जन बनेगा। अब जब कई जन इस तरीके से ये ऐसे ऐसे ये जो है एक जन यहाँ भी बन गया, एक जन यहाँ है, और एक जन यहाँ बन गया। जब ये कई जन मिल जाएंगे इस तरीके से, तो एक जनपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जनपद। ये उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में केवल जन सबसे बड़ी इकाई थी, जन सबसे बड़ी इकाई थी, और सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या ग्रह, घर। और सबसे बड़े उत्तर वैदिक काल में कई जन मिल जाते थे तो क्या बन जाता था? जनपद बन जाता था। कई कबीलाई समूह मिल करके क्या बनाते थे? जनपद। अब मिलते कैसे थे? या तो आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके मिल जाए, या फिर लड़ाई हो। अब लड़ाई, अब किस लिए लड़ाई यहाँ होती थी? जमीन के लिए। तो जनपद का जो स्वामी होता था उसको अब भूपति भी कहा जाने लगा। जनपद के स्वामी को क्या कहा जाने लगा? भूपति। ठीक है, भूमि का पति। उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था क्या थी? उसको भूपति कहा जाता था, या फिर अब इसे राजा कहा जाने लगा। अब इसे राजा। पूर्व वैदिक काल में जन का जो मुखिया होता था उसको राजन कहा जाता था, गोपति कहा जाता था, या जनपति कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल का जो राजा होता था, जो मतलब जनपद का जो राजा होता था, वो राजा ही कहलाता था, और साथ में उसको भूपति कहते थे, क्योंकि वो भूमि की सुरक्षा के लिए उसको राजा बनाया जाता था। और भूमि की सुरक्षा किस लिए? क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ने लगी थी, तो उसकी विस्तार करने के लिए ज़मीन चाहिए। और ज़मीन कहाँ से मिलेगा? जंगल को काट करके। तो जंगल काटे कोई, और लड़ करके राजा जो है उसकी ज़मीन छीन लेता था। तो छीन लेता था, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए हर जो है कबीलाई समूह अपना एक क्या चुनता था? राजा चुनता था। ठीक है, तो इस तरीके से कई जो है जन मिलकर एक जनपद का निर्माण होता था। ये तो हो गया प्राचीन व्यवस्था। अब भारत में जो है इसी की तुलना हम करते हैं। हमारे यहाँ भारत में 1992 ईस्वी में 1992 में एक संशोधन किया गया था। किसमें? संविधान में। और भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू की गई 1992 में। जब संविधान पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 1992 में संविधान संशोधन करके, और स्थानीय स्वशासन यानी गांव स्तर से जो है विकास होना चाहिए। तो उसके लिए गांव को सबसे छोटी इकाई मानी गई, और उसको बहुत सारा जो है स्वायत्तता दी गई। ठीक है, तो यहाँ गांव स्तर पे जो है यहाँ पर प्रधान की व्यवस्था हो गई। प्रधान तो पहले भी होते थे, लेकिन इनके पावर कम थे। 1992 से पहले इनके पावर कम थे। अब संविधान में संशोधन करके इनको जो है भाग 9 में जोड़ दिया गया। हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25, जिसमें 9वां भाग जो है संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब स्थानीय लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट, तभी तो हम लोग प्रधानी का चुनाव होता है तो उसमें वोट देने जाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट इसलिए तो है। अब जब जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जब वहाँ पहुँचेगा शासन करने के लिए, तो उसके पास पावर्स होंगी, शक्तियाँ होंगी। तो अब यहाँ प्रधान की व्यवस्था होती है। फिर कई गांव मिलकर के जो क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं, जिसको ब्लॉक भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, कहीं और क्षेत्र पंचायत बनता है। कई क्षेत्र मिलकर के जिला का निर्माण करते हैं, तो इससे जिला पंचायत बन जाता है। यहाँ जैसे जन बना था, ठीक है, ऐसे यहाँ जिला हो गया। और हम आजकल जनपद को ही तो जिला कहते हैं आपका जनपद क्या है, तो कहीं ना कहीं ये वहीं से कंसेप्ट आया है। और कई जिला मिल करके राज्य बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ग्राम, क्षेत्र और जिला, ये 3 इकाई जो है, गांव, क्षेत्र और जिला, ये स्थानीय स्वशासन है। क्या है? स्थानीय स्वशासन। और इसको कब लाया गया? 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके भाग 9 में जोड़ा गया। और राज्य में कौन बैठता है? मुख्यमंत्री। राज्य में कौन बनता है? मुखिया, मुख्यमंत्री। जिले में कौन मुखिया बनता है? जिला पंचायत अध्यक्ष बैठता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है, ये पंचायत की बात कर रहे हैं। चूंकि ये ग्रामीण व्यवस्था थी, तो यहाँ पे भी हम गांव की बात कर रहे हैं। और क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। वो चुने हुए होते हैं। जिले पे अब डीएम होगा, लेकिन वो चुना थोड़े नहीं होगा, उसको हम चुनते नहीं डीएम को। डीएम तो एक जो है सिलेक्टेड व्यक्ति होता है, जिसका पढ़ करके और अपनी योग्यता के आधार पे आता है। तो वो क्या होता है, एक तरीके से सरकार को सहायता करने का एक जो है विद्वान व्यक्ति होता है। तो वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, लेकिन ये वाली व्यवस्था आज भी यहाँ पर है।
मतलब पहले थी, और वो ये वाली व्यवस्था यहाँ इसी तरीके से है, कुछ ना कुछ जो है मिलती हुई व्यवस्था है हमारी वर्तमान समय की। और राज्य के बाद जो है कई राज्य मिलकर के क्या बनते हैं, राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र का मुखिया क्या होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री चुना हुआ है, जिसको हम डायरेक्ट चुनते हैं, मतलब उसके सांसदों को चुनते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ से हमको दिखाई देती है। अब इसमें जो है जब यहाँ कई जनपद मिल जाते थे तो फिर यहाँ राष्ट्र का भी निर्माण होता था, लेकिन हुआ कभी नहीं है। जनपद कभी कई मिले नहीं, वैदिक सभ्यता में जनपद कई मिल नहीं पाए, और राष्ट्र का कंसेप्ट है, मिला हुआ है किताबों में, वहाँ की वैदिक संस्कृतियों में लिखा हुआ मिलता है कि जो है एक राष्ट्र था, और राष्ट्र का मतलब एक राष्ट्र होगा, राष्ट्र तब होगा जब कई जनपद को जो है राजा जीत लेगा, तो एक राष्ट्र बनेगा। और राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो कहलाएगा एकराट। क्या कहलाएगा, एकराट। राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, एकराट। लेकिन ये जो है व्यवस्था हो नहीं पाई थी वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में एकराट कोई नहीं बन पाया, क्योंकि जो है इस तरीके से एक राष्ट्र बन ही नहीं पाया था। जनपद तो कई हो गए थे, लेकिन 600 ईसा पूर्व के बाद में आप देखोगे वहाँ पर महाजनपद बनते हैं। ठीक है, 16 महाजनपद बनते हैं। जब हम इसको पढ़ लेंगे उसके बाद हम वही अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर ये व्यवस्था आती है। अब देखो यहाँ पर जो राजा थे उनको क्या क्या नाम दिया गया। क्योंकि ये भारत में जो है इस तरीके से भारत का अगर हम मानचित्र बनाएं, भारत में ये लगभग इस तरीके से यहाँ तक ये फैले हुए थे। ठीक है, ये ऐसे फैले हुए थे, ये पूरा अफगानिस्तान तक फैले हुए थे ना, अफगानिस्तान से लेकर के गंडक बिहार तक ये फैले हुए थे। तो जो केंद्र में था, जो सेंटर में जो राजा होता था उसको राजा ही कहते थे। क्या कहते थे, राजा। सेंटर में जो राजा होता था अगर जनपद का, तो वो उसे राजा, वो अपने आप को राजा मतलब पद लगाते थे, पदनाम, तो राजा लगाता था। और जो दक्षिण में होता था, दक्षिण में मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, वो अपने आप को क्या कहता था, भोज कहता था। कहते ना राजा भोज, तो भोज कहता था। और दक्षिण में हमको लगता है, दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश में भोजपत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है ज़्यादा, भोजपत्र। भोजपत्र की लकड़ियाँ पाई जाती हैं ज़्यादा, मतलब वो उसके वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमको लगता है, हो सकता है भोज लकड़ियों की वजह से, भोज की वजह से वो अपना आपको भोज कहा, राजा जो है भोज कहलाया हो। तो राजा भोज, दक्षिण वाले क्या कहलाते थे अपने आप को, राजा भोज। और जो उत्तर वाले होते थे वो विराट कहलाते थे, अपने आप को कहते थे कि मैं विराट हूँ, मैं कौन हूँ, विराट हूँ। और जो पूरब में थे वो अपने आप को सम्राट कहलाना पसंद करते थे। क्या कहलाना पसंद करते थे, सम्राट। पूरब में अर्थात बिहार साइड में जो के लोग, जो जनपद के मुखिया थे, वो क्या कहलाना पसंद करते थे, सम्राट। और जो पश्चिम साइड के जो जनपद के मुखिया थे वो अपने आप को स्वराट कहलाना पसंद करते थे। क्या, स्वराट। तो समझ गए, पश्चिम में स्वराट, पूरब में सम्राट, दक्षिण में भोज, उत्तर में विराट, और मध्य देश में बीच में राजा। तो इस तरीके से ये क्या व्यवस्था थी इनकी, जो है अपने आप को ये कहलाना पसंद करते थे, जो है अपना। जैसे अभी देखोगे जब मुग़ल सल्तनत आएगी, तो मुग़ल से पहले जो है दिल्ली आता है तो सुल्तान कहलाते हैं, सबके अलग अलग अपने होते हैं। फिर बाद में सम्राट बनते हैं, जैसे अकबर कौन था, सम्राट था। ठीक है, तो ये सब इनके सबके शब्द के मायने अलग अलग हैं, सब हम समझाएंगे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था थी। अब देखो ऋग्वेद में इनके कुछ जो है विष है, जो विष का ऋग्वेद में 170 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में ये प्रश्न आता है, ऋग्वेद जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है उसमें विष कितनी बार लिखा हुआ मिलता है, 170 बार। और जन जो है 275 बार लिखा हुआ मिलता है। कितनी बार, 275 बार। जन का विवरण, जन का जो है ब्यौरा ऋग्वेद में, कौन से वेद में, ऋग्वेद में जन 275 बार लिखा हुआ मिलता है। और विष कितने बार लिखा मिलता है, 170 बार। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये व्यवस्था थी। अब हम लोग इसमें जो है देखेंगे कुछ संस्थाएं थी जो राजा के कार्य को संचालित करती थी। भाई अगर संस्था नहीं होगी तो फिर राजा क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है। जैसे आज के समय में कैबिनेट होते हैं, राजा को सलाह देने के लिए तमाम विभाग होते हैं। जैसे राजा मतलब प्रधानमंत्री, तो उसको सलाह देने के लिए
कई विभाग के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इस तरीके से। तो इस समय क्या था, इस समय जो है संस्थाएं हुआ करती थी। कौन से समय में? पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में संस्थाएं होती थी, ठीक है। 5 प्रमुख संस्थाएं होती थी। संस्थाएं कितनी थी? 5। इनके नाम आपको ध्यान रखने और कार्य याद रखने, क्या क्या कौन कौन सी संस्था थी। एक थी विदत। पूर्व वैदिक काल में एक संस्था थी जिसका नाम था विदत। विदत ये सबसे प्राचीन संस्था थी, ये सबसे प्राचीन संस्था थी। 5 संस्था में नाम दे देगा, कहेगा सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? विदत, ठीक है। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। और इस संस्था में जो है चर्चा करने के लिए कौन कौन भाग लेते थे? महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, महिला भी और पुरुष भी। इस संस्था में महिला और पुरुष दोनों चर्चा करने के लिए भाग लेते थे। भाई राजा कोई कार्य कर रहा है तो वो सलाह लेता था ना इन संस्थाओं के माध्यम से, और सलाह किनसे लेता था? जो इसमें चर्चा करने के लिए भाग लेते थे। तो यहाँ पर ये चर्चा करते थे। और इसके अलावा ये विदत इसलिए बनाया गया था कि उस समय लड़ाइयाँ होती थी, गायों को लेकर के, जमीन को लेकर के लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो उन लड़ाइयों से धन प्राप्त होता था, गायें प्राप्त होती थी। अब उन गायों को जनों में, समूहों में, कबीलाई समूहों में बांटा जाता था। तो वो बांटने का काम कौन करता था? विदत। विदत संस्था जो थी वो क्या काम करती थी? जो लूट का धन प्राप्त हुआ है, लूट का जो माल प्राप्त हुआ है, उसे आपस में बांटना है, ठीक है। तो ये कौन सी संस्था करती थी? विदत करती थी, ठीक है। और विदत का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। और जन का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 275 बार। और विष का 170। तो याद रखना 122 बार किसका उल्लेख हुआ? विदत का। तो ये पहली संस्था थी जो सबसे प्राचीन संस्था थी, ठीक है। दूसरी संस्था की अगर हम बात करें तो दूसरी संस्था एक थी परिषद। आज भी परिषद होते हैं, काउंसिल जिसको कहते हैं, होते हैं कि नहीं परिषद, लेकिन आज परिषद के काम अलग हैं। उस समय जो ये परिषद थी ये एक जनजातीय सैन्य संगठन था। क्या था? जनजातीय सैन्य संगठन था। सैन्य संगठन जनजातीय, तो इसको क्या कहते थे? परिषद कहते थे। इसका देखो उस समय राजा लड़ने के लिए एक सेना संगठित करता था। उस समय की जो सेना होती थी वो स्थायी नहीं होती थी, अस्थायी सेना होती थी। तो इन जनजातियों से ही सेना का गठन करता था। और गठन करने का काम कौन करता था? परिषद। तो परिषद को ये काम दे दिया गया था कि परिषद जो है जनजातीय सेना की जो है गठन करेगी। भाई आज भी तो तमाम बटालियन हैं हमारे, जैसे गोरखा बटालियन है, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब सिख बटालियन है, मतलब उनके आधार पे जो है धर्मों के भी आधार पे बटालियन बांटे गए हैं, क्षेत्र के आधार पे भी बटालियन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सैन्य संगठन जनजातीय सैन्य संगठन था जिसका गठन परिषद करता था, ठीक। और तीसरी व्यवस्था, तीसरी संस्था कौन थी? वो थी गण। तीसरी संस्था गण थी। गण जो है इनका ज़्यादा कोई काम नहीं था। इसमें जो वहाँ के कुलीन लोग होते थे, जो उस जन के कुलीन लोग, जो राजा के परिवार के लोग हो सकते हैं, राजा की माँ हो सकती हैं, राजा का भाई हो सकता है, राजा का पुत्र हो सकता है, ये सब क्या कहलाते थे? कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्गों की एक संस्था थी जिसको क्या कहते थे? गण कहते थे। इनका ज़्यादा कोई नाम नहीं मिलता है। और जो इसका मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? गणपति। क्या कहते थे? गणपति बप्पा मौर्य। तो ये गणपति इसको कहते थे। आज तो गणपति बप्पा अलग हैं, गणपति जी जो है, तो गण के मुखिया को गणपति कहा जाता था। ये तो 3 संस्था ऐसी हैं जिनका ज़्यादा रोल नहीं था। अब हमारे यहाँ भारत में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसी ही संस्था वहाँ पर थी। एक संस्था थी जिसका नाम था सभा। क्या नाम था? सभा, ठीक है। ये सभा जैसे आज हमारी राज्यसभा है उसी तरीके से ये सभा हुआ करती थी। ये सभा वर्तमान की राज्यसभा की तरीके से थी, ठीक है। और इस सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 8 बार। ऋग्वेद में इस सभा का उल्लेख कितनी बार होता है? 8 बार होता है। और इस सभा में महिलाएं भी भाग लेती थीं। सभा में महिलाएं भी, अर्थात महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। कब? ऋग्वेद काल में। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये कब की व्यवस्था है? ऋग्वैदिक संस्कृत की व्यवस्था है, पूर्व वैदिक संस्कृत की व्यवस्था है। इस समय महिलाओं को काफ़ी आज़ादी मिली हुई थी। जैसे मैंने बताया कि उस समय जो है एक चर्चा करने के लिए गार्गी भी आती है। तो इस तरीके से महिलाएं, विदुषी महिलाएं हैं, तो विदुषी महिलाएं सभा में भाग लेती थीं और बाकायदा चर्चा करती थी राजा के कौन से कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए। तो अब जब महिलाएं सभा में आती थी तो महिलाओं को क्या कहा जाता था? सभावती। क्या कहते थे?
सभावती। तो महिलाओं को सभा में जब आती थी तो उन्हें क्या कहा जाता था? सभावती। ठीक है, और ये आज के हमारे संसद की तरीके से कार्य करती है। ठीक, और एक पांचवी जो संस्था थी उसका नाम था समिति। क्या नाम था? समिति। पांचवी संस्था थी समिति, जो हमारे आज के लोकसभा की भांति थी। कैसी? लोकसभा की भांति। भाई हमारी जो लोकसभा है आज के समय में वो किस तरीके से सभा है? ज़्यादातर जो है लोकसभा, ज़्यादातर क्या, लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, वो क्षेत्र से चुन के जाते हैं। राज्यसभा के सांसद जो है वो कहाँ से चुन के जाते हैं? कुछ विशिष्ट वर्ग से जाते हैं, लेकिन लोकसभा के सीधे जनता से चुनकर जाते हैं। तो शक्तिशाली संस्था कौन होगी? लोकसभा। और यहाँ की शक्तिशाली संस्था कौन थी? समिति। तो सभा से ज़्यादा शक्तिशाली कौन थी? समिति थी। क्यों? अब वहाँ यहाँ पर लोकसभा में प्रधानमंत्री लोकसभा ज़्यादातर चुनता है। ठीक है, तो यहाँ पर समिति भी राजा का चुनाव करती थी। तो राजा का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी। राजा कौन बनेगा ये समिति डिसाइड करेगी। लेकिन परवर्ती काल में धीरे धीरे राजा का पद वंशानुगत होता चला गया, यानी वंश के आधार पर राजा बनने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसका जो है ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 9 बार। सभा का कितनी बार? सभा का 8 बार और समिति का 9 बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कुछ जो है व्यवस्था थी पूर्व वैदिक काल में 5 समितियां थीं और इनके माध्यम से राजा क्या करता था? शासन व्यवस्था संचालित करता था। अब लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में ये तीनों संस्था जो थी, जो शुरुआत में हमने बताया था, कौन कौन सी है? ऊपर की 3 संस्था कौन कौन सी? विदत, परिषद और गण। विदत जो सबसे प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक काल की, और गण और परिषद, ये तीनों संस्थाएं खत्म कर दी गई। कब? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ये तीनों संस्थाएं खत्म, इन तीनों संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। यानी राजा वंशानुगत हो गया। अब राजा इनसे सलाह नहीं लेगा, अपने कार्य इनसे नहीं कराएगा उत्तर वैदिक काल में। और जो सभा और समिति थी, सभा और समिति, इसे क्या किया गया? इसके कार्य को सीमित कर दिया गया। इसके कार्य को सीमित कर दिया गया। सभा और समिति अभी जीवित थी, लेकिन इनके कार्य को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। तो विदत, गण और परिषद उत्तर वैदिक काल में ये खत्म हो गए थे। प्रश्न आएगा, ये 4 दे देगा, इसमें से कहेगा विदत, गण, परिषद और सभा, इनमें से कौन उत्तर वैदिक काल में जीवित रही? कौन सी संस्था उत्तर वैदिक काल में जीवित रही? तो कौन सी संस्था जीवित रही? सभा। और इन तीनों का विलोप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन इनके अधिकार को सीमित कर दिया गया। आप ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, क्योंकि राजा अब हम बन गए हैं, वंशानुगत हो गए। हमारे पिताजी राजा थे, पिताजी के पिताजी राजा थे, अब मैं हूँ, अब मेरे बाद मेरा बेटा होगा। इसको क्या कहते हैं? वंशानुगत व्यवस्था। तो लेकिन इसके अधिकारों को सीमित कर दिया था राजा ने। तो इसीलिए अथर्ववेद, एक वेद हमने पढ़ा था, चौथे वेद का क्या नाम है? अथर्ववेद। अथर्ववेद ने सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति मतलब मैं नहीं प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? सभा और समिति को। तो प्रश्न बनेगा, सवाल बनेगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा जाता था? सभा और समिति को। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अरे दिमाग से प्रेजेंट रहो, बोलते रहो साथ साथ में, बात मत करो भाई। बात करने वाले यहाँ मत बैठा करो, पढ़ने वाले बैठो। तो अथर्ववेद में क्या लिखा मिलता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। प्रजापति किसको कहा गया है? ब्रह्मा को। मुझे नहीं, ब्रह्मा को। मेरा तो टाइटल है प्रजापति। ठीक है भाई, मेरा टाइटल इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का काम क्या है? मिट्टी के मृदभांड बनाना, और कहीं कहीं ईश्वर भी बना देते हैं हम लोग, इंसान भी बना देते हैं। मिट्टी के मूर्ति बनाते नहीं हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं फूंक पाते हैं। अगर प्राण फूंक दे तो ओरिजिनल ब्रह्मा हो जाएंगे, और प्राण नहीं फूंक पाते हैं, इसलिए जो है डुप्लीकेट प्रजापति हैं। तो ये जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। ठीक है, तो लेकिन आप देखो ये कब की व्यवस्था? इसके मतलब ये उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है, जहाँ पर इनके अधिकार क्या कर दिए गए? सीमित कर दिए। लेकिन अब राजा जो है सलाह लेने के लिए, अपने कार्य को संचालित करने के लिए यहाँ पर 12 रत्निन बनाए। क्या बनाए? रत्निन। 12 रत्निन कितने थे? 12। जैसे आज हमारे यहाँ
मंत्री परिषद होती है, तो उसमें जो है सबसे बड़ा जो मंत्री होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री। तो ऐसे ये 12 रत्निन कौन थे? राजा के कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन इसने सभा वगैरह सब उसके अधिकार सीमित कर दिए। अब कहा जो रत्निन होंगे हमारे आदमी होंगे। भाई ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। रत्निन वही मंत्री बनते थे जो राजा के खास होते थे, और सलाह उनको, भाई राजा भी कान का कच्चा होता था, जो उसकी तारीफ करता था वही रत्निन बन जाता था। तो रत्निन इनको क्यों कहा गया ये भी सोच समझ लो। रत्न, कान में रत्न धारण करते थे। ये जितने भी इनके 12 मंत्री होते थे ये कान में क्या धारण करते थे? रत्न। इसीलिए इनको क्या कहा गया? रत्निन कहा गया। ठीक है। तो अब सभा और समिति के अधिकार सीमित कर दिए गए, विदत गण परिषद खत्म कर दिया गया पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और उत्तर वैदिक काल में किसका स्थान हो गया? 12 रत्नियों का। ठीक है, 12 रत्निन में आप नाम नोट करते चलो, मैं बोलता चलता हूँ, लिखूंगा तो टाइम लगेगा। एक रत्निन जो था उसका नाम था सैनिक। सैनिक था, सेनानी जिसको कहा गया है, सेनानी। ठीक है। दूसरा रत्निन था पुरोहित। दूसरा रत्निन कौन था? पुरोहित। पुरोहित का जो काम था थोड़ा समझ लो। पुरोहित का काम क्या था? राजा को सलाह देना, राजा को सलाह देना। और जो सेनानी था, सेनानी का कार्य क्या था? वो सैन्य दल का संचालन करना। युद्ध के लिए जब सेना जाती है तो उसका संचालन करना। ठीक है। तो पहले पूर्व वैदिक काल में भी पुरोहित होता था, लेकिन पुरोहित राजा का सबसे प्रिय व्यक्ति होता था। पुरोहित राजा का पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रिय व्यक्ति होता था, और राजा समझ लो उसका दाहिना हाथ होता था राजा का। कौन? पुरोहित। वो उसे सलाह देता था, उसकी सलाह पर विचार करता था, कब युद्ध करना है, कहाँ जाना है युद्ध के लिए, वो सब पुरोहित राजा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पुरोहित से ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया? सेनानी हो गया। सेनानी हो गया। और दूसरे नंबर पे पुरोहित था, और तीसरे नंबर पे युवराज हुआ करता था। एक रत्निन था जिसका नाम था युवराज। भाई आज भी फिल्मों में देखते युवराज किसको कहते हैं? राजा के पुत्र को। तो राजा का पुत्र उस समय युवराज होता था, और एक रत्निन के नाम था, एक प्रकार का ये रत्निन था। और राजा की कई पत्नियां होती थी। राजा की कई पत्नियां होती थी। जो मुख्य पत्नी होती थी राजा की, जो राजा की मेन पत्नी होती थी, प्रिय पत्नी होती थी, उसको क्या कहा जाता था? महिषी। क्या कहते थे? महिषी। हाँ, महिषासुर नहीं, महिषी। महिषासुर मत लिख लेना। तो एक रत्निन कौन थी? महिषी। महिषी जो राजा को सलाह देती थी, उसकी प्रिय पत्नी होती थी, मुख्य पत्नी होती थी। और इसके अलावा राजा का रथ हाँकने वाला एक व्यक्ति होता था। तो रथ हाँकने वाला कोई अच्छा ही व्यक्ति होगा ना, जो कि मतलब उस पर विश्वास किया जा सके। पता चले युद्ध में राजा को लेके गया है और दुश्मन से मिल जाए, फिर वो लेकर के भाग जाए युद्ध छोड़ करके, तो ऐसा नहीं। तो विश्वसनीय व्यक्ति होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? सूत। क्या कहा जाता है? सूत। तो सूत्र नहीं, सूत। आपने महाभारत देखा होगा, कर्ण को क्या कहा गया है? सूत पुत्र। सूत पुत्र। उनके पिताजी कर्ण के राजा का रथ हाँकते थे। किसका? कौरव के। कौरव में जो राजकुमार हुआ करते थे, उनका रथ संचालित करते थे। कौन? उनके पिता। इसीलिए कर्ण के पिता को मतलब कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है। तो सूत अब समझ गए, वही यहीं से सूत शब्द आया है। सूत जो है राजा का रथ चलाने वाला था। तो एक रत्निन ये था, और एक रत्निन था ग्रामणी। देखो, ग्रामणी जो ग्राम का मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे। आज तो ग्राम का मुखिया जो है केंद्र तक, राजा तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक उसकी पहुंच नहीं होती है। लेकिन उस समय का जो गांव का मुखिया था ग्रामणी, वो एक रत्निन हुआ करता था राजा का। राजा को सलाह देने के लिए जाया करता था। तो वो भी एक क्या था? रत्निन था। तो एक ग्रामणी था। ठीक है। और ग्रामणी के अलावा एक द्वारपाल। देखो, द्वारपाल भी हुआ करता था, जिसको छत्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छत्ता। कक्षा वाला छा और ता, छत्ता। तो ये छत्ता कौन था? द्वारपाल। अब द्वारपाल की बाद में स्थिति खराब हो गई, लेकिन उस समय द्वारपाल एक रत्निन हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था। ठीक है, जिसको छत्ता कहते थे। और एक जो है, जो उस समय कर इकट्ठा करते थे, कर इकट्ठा करने वाला जो है क्या कहलाता था? भागदूत। क्या कहलाता था? भागदूत। तो एक रत्निन ये भी था, भागदूत। कर इकट्ठा करने वाला, जो कर किस रूप में? पशु के रूप में, गायों के रूप में और अनाज के रूप में, यही कर होते थे उस समय। आज तो हम पैसा जमा करते हैं कर के रूप में। ठीक है। और उस समय कर के रूप में क्या जमा होता था? गायें, पशुएं होती थी, पशु जमा होते थे राजा के पास। भाई जिसके पास ज़्यादा जानवर होंगे, गाय होंगे, वो उतना ही ज़्यादा विराट होता था, उस समय माना जाता था। तो भागदूत। भागदूत किसको कहा गया है? कर संग्रह करने वाले व्यक्ति को। और ये राजा का क्या होता था? एक रत्निन होता था। और नेक्स्ट रत्निन था, अब जब जो है कर इकट्ठा कर लाए तो उसको कहीं ना कहीं संग्रहित करेंगे,
इकट्ठा रखेंगे तो संग्रहीता भी होता था। क्या होता था? संग्रहीता। संग्रहीता एक जो है क्या था? रत्निन था, जो कोषाध्यक्ष, जो आज का कोषाध्यक्ष होता है। भाई कोषाध्यक्ष मतलब पैसा, हाँ कैशियर, जो आज का कैशियर होता है वो क्या कहलाता था? संग्रहीता। ठीक है, तो संग्रहीता था। और अब राजा जो है उस समय जुआ वुआ बहुत खेलते थे ना, महाभारत में देखा होगा, शतरंज जुआ ये सब बहुत खेलते थे। तो राजा को जुआ में सलाह देने के लिए एक व्यक्ति स्पेशल रखता था राजा अपने पास रत्निन के रूप में, और उसको कहा जाता था अक्षवाप। क्या कहते थे? कछुआ नहीं, अक्षवाप। उसका नाम रखा था रत्निन में अक्षवाप। अक्षवाप। अक्षवाप कौन था? राजा को जुआ में सलाह देने वाला व्यक्ति था, अक्षवाप। ठीक है, अक्षवाप। और जैसे अभी महाभारत में शकुनी को आप कह सकते हो अक्षवाप, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से उसने सहयोग किया था द्यूत किरणा में जुआ खेलने में, तभी तो जीत गए थे जो है कौरव जो है द्यूत में, क्योंकि वो बहुत माहिर था, खेल में बहुत माहिर था। इसीलिए माहिर व्यक्तियों को अक्षवाप बना करके मंत्री अपने पास रखता था। और अब राजा हमेशा भाई न्याय ही तो नहीं करेगा, राजा को कुछ मतलब इंटरटेनमेंट भी चाहिए, कुछ ऐसा व्यक्ति भी हो जो उसको हंसा सके, इंटरटेनमेंट करा सके। तो वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए राजू श्रीवास्तव नहीं जाते थे राजू श्रीवास्तव जैसे वहाँ व्यक्ति जो होते थे उनको कहा जाता है पालागल। क्या कहते थे? पालागल। पालागल, अगर ला हटा दूँ पागल हो जाएगा ना, तो पालागल। यानी पालागल कौन था? जो राजा को इंटरटेन कर सके, राजा के मनोरंजन को जो है कर सके, राजा को हंसा सके, तो वो पालागल था। ऐसे रत्निन भी रखता था। और एक रत्निन रखता था, और राजा शिकार भी खेलने जाया करता था। राजा कहा जाता था शिकार के लिए भी जाता था, तो गोवीकर्तन कहते थे। जो शिकार के लिए राजा के साथ जाता था उसको कहते थे गोवीकर्तन। क्या कहते थे? गोवीकर्तन। तो 12 रत्नी हो गई। ये 12 रत्नी कब थे? उत्तर वैदिक काल में। सभा समिति इनके जो है अधिकार कम कर दिए गए, विदत गण परिषद हटा दिए गए। अब इनकी जगह ये 12 रत्निन अपने हिसाब से उसने रख लिए। ठीक है, और ये इन्हीं मंत्रियों की सहायता से अपना राज्य वो संचालित करता था राजा। हाँ, ये 12 ही मिले हैं अभी लिखे हुए हमारे वेदों में, 12 का ही ये नाम मिलता है। और इसके अलावा जो है राजा यज्ञ भी करता था। राजा जो है यज्ञ भी करता था। एक यज्ञ करता था राजसूय यज्ञ। सबसे पहले जो राजा बनता था तब क्या करता था? राजसूय यज्ञ करता था। राजसूय यज्ञ आज भी प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी जी ने अभी किया था, जब शपथ ग्रहण किया था तो उन्होंने आसपास के प्रधानमंत्रियों को बुलाया था कि आकर देख लो मेरे पास कितना पावर है। तो ऐसे ही राजसूय यज्ञ किया जाता था उस समय। और आसपास के जन के मुखिया को बुलाया जाता था, जनपद के मुखिया को, कि देख, अब वो पिक्चर देखा होगा महेशमती वाला, कौन सी पिक्चर थी वो? बाहुबली में देखा नहीं? जब वहाँ पर जो है वो हो रहा था शपथ ग्रहण राजा का, तो कितने देश के जो है सब आए थे राजा वगैरह, तो उनको शक्ति प्रदर्शन करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो ऐसे ही राजसूय यज्ञ हुआ करता था उस समय। और दूसरा यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण में देखा होगा। श्री राम जी जो है एक घोड़ा छोड़ देते हैं और उसके पीछे जो है मतलब कुछ सैनिक लगा देते हैं, और उस पर लिखा रहता है जो इस घोड़े को जीतेगा यानी अपने कब्जे में करेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो उसका राज्य हमारे राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक, हाँ, तो ये अश्वमेध यज्ञ था। तो ये भी राजा करता था उस समय, और लवकुश से पंगा पड़ गया था तो उसने सबको मार गिराया था। ठीक है, तो ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ भी वो करते थे। और इसके अलावा एक वाजपेयी यज्ञ करते थे। बस अश्वमेध यज्ञ तो अब नहीं करता है प्रधानमंत्री, लेकिन राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ होता है। किस रूप में? जैसे वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? सैन्य प्रदर्शन के लिए होता है, अपने देश की सैनिक प्रदर्शन को दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया करता था राजा। ठीक है, उसमें क्या करता था? रथ वगैरह होते थे, घोड़े वगैरह होते थे, उनको दौड़ाता था, उस पर बैठते थे लोग जो है, और जो है परेड कराते थे। तो ये क्या होता था? कौन सा यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी नहीं, वाजपेयी। तो ये 3 मुख्य यज्ञ थे, और भी यज्ञ थे, लेकिन ये 3 मुख्य यज्ञ थे जो राजा कराता था। कब कराता था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये 3 यज्ञ होते थे। और राजसूय यज्ञ पूर्व वैदिक काल में भी प्रचलित था। राजसूय यज्ञ क्योंकि राजा वहाँ भी बनता था। तो अब ये वाजपेयी यज्ञ का कोई उदाहरण बताए आज कैसे होता है? 26 जनवरी को देखा है आपने?
26 जनवरी को क्या आकाश में जो है बहुत सारे वो उड़ते रहते हैं, मतलब जब परेड होती है, जब 26 जनवरी को वहाँ पर क्या नाम है अपने परेड होती है ना, कहाँ पर परेड होती है? दिल्ली इंडिया गेट पे परेड होती है। वहाँ का जो मतलब गेट है उसके पास जो मतलब चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पर परेड होती है। उसमें सारे तीनों फोर्स निकाले जाते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल, जितनी मिसाइल भारत के पास है सब निकालता है, जिससे कि दुनिया देखे कि हम कितने पावरफुल हैं। तो ये क्या था? ये वाजपेयी यज्ञ था। तो आज भी कहीं ना कहीं वाजपेयी यज्ञ हमारे यहाँ प्रचलित है, सब देश करते हैं, हम भी करते हैं। तो इस तरीके से ये यज्ञ थे। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा कर व्यवस्था, थोड़ा सा देख लेते हैं। सैन्य व्यवस्था और कर व्यवस्था बस खत्म करेंगे। कर व्यवस्था किस प्रकार की थी? देखो, जो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल में कर जो है अनिवार्य नहीं था। कर जो है अनिवार्य नहीं था। इस समय कर जो है स्वैच्छिक था। कर कैसा था? स्वैच्छिक था। जिसको देना है वो दे दे। जिसके पास ज़्यादा गाय हैं वो राजा को दे सकता है, या कुछ लोग ऐसे भी राजा को गाय देते थे जो राजा के प्रिय बनना चाहते थे, वो भी कर दे दिया करते थे। जैसे आज के समय में भाई जब चुनाव होता है तो बहुत लोग स्वैच्छिक जो है पार्टियों को दान कर देते हैं कि जब इस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। भाई यही इसलिए तो करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जो कर होता था वो स्वैच्छिक होता था। और कर को क्या कहा जाता था? बलि। कर को बलि कहा जाता था। बलि का बकरा नहीं, कर को क्या कहा जाता था? बलि। अब बलि का मतलब बलिदान होता है, बलि चढ़ाना होता है, लेकिन वो नहीं, बलि का मतलब होता था कर। कब कहते थे? पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते 1000 ईसा पूर्व से क्या हो गया? कर जो था, बलि जो था, इसके और अन्य नाम भी मिलते हैं। इसको भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग भी कहा जाने लगा, और भाग के साथ साथ में इसे शुल्क भी कहा जाने लगा। ये सब लिखा हुआ मिलता है। बलि को अब भाग भी कहते थे और शुल्क भी कहते थे, और इसके लिए मात्रा निश्चित कर दी गई और ये नियमित कर दिया गया कि अब देना ही देना है। और किसे देना है? वैश्यों को देना है। किसको? वैश्यों को। भाई समाज पूर्व उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में बढ़ जाता है। कल हम लोग समाज पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका पूरी चर्चा करेंगे। तो वैश्य जो थे, वैश्य यानी बनिया, आज के जो बनिया हैं वो वैश्य होते थे। बनिया मतलब बनिए, दूसरों को माल बेच करके बनिए। तो ये वैश्य होते थे, और इनको कर देना पड़ता था। यही कर देते थे और कर इन्हें देना ही पड़ता था नियमित रूप से। अब यहाँ पूर्व वैदिक काल में कर स्वैच्छिक था। जिस वैश्य देते थे, राजा को कर देते थे। ठीक है, राजा को वैश्य कर देते थे। और एक कर कितना होता था? 1/16 भाग होता था। 1/16 भाग। अगर उनके पास गाय संपत्ति जितनी है उसका 1/16 भाग राजा को देना पड़ता था, कर के रूप में, टैक्स के रूप में नियमित रूप से देना पड़ता था। और अब जब नियमित रूप से कर देना पड़ेगा तो कर इकट्ठा करने वाला आदमी भी होगा, तो उसको भागदूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भागदूत। तो भागदूत इसी में आया उत्तर वैदिक काल में। और कर को इकट्ठा रखने के लिए एक व्यवस्था होगी, संग्रहीता भी, वो संग्रहीता उसको कहा गया। तो इस तरीके से भागदूत और संग्रहीता जो कोषाध्यक्ष था, ये 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं कर के उसमें। ठीक है, और इनका सैन्य संगठन कैसा था ये भी देख लेते हैं। इनका सैन्य संगठन कैसा था? देखो, ये आज की तरीके से स्थायी सेना नहीं रखते थे, चाहे वो पूर्व वैदिक की बात करो चाहे उत्तर वैदिक की बात करो। इनकी सेना जो है अस्थायी होती थी। ठीक है, अस्थायी होती थी, और ये कबीलों में से ही सेना का गठन करते थे, जिसको बोलते थे मिलिशिया। क्या बोलते थे? मिलिशिया। मिलिशिया, मलेशिया नहीं, मिलिशिया। तो ये मिलिशिया क्या है? मिलिशिया एक शब्द है जिसको किसके लिए कहा गया है? स्थानीय स्तर पर सैनिकों की अस्थायी भर्ती करना। जो कबीलाई लोग हैं उनमें से हट्टे कट्टे जवानों को छांट करके और सेना में भर्ती कर देना। अब स्थायी क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि युद्ध बहुत ज़्यादा होते नहीं थे। और अगर स्थायी रखेंगे तो सेना को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नियमित रूप से उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इसलिए जब युद्ध होता था तब ये रखते थे। और युद्ध में क्या करते थे? जीत कर जो माल मिलता था उसको कहाँ बांट लेते थे? विदथ में बैठ करके माल को बांट लेते थे, युद्ध में जो मिलता था।
तो वही इनका क्या हो जाता था, तनख्वाह इनकी हो जाती थी, मिलिशिया इनकी। ठीक है, तो मिलिशिया जो है उस समय की जो है एक अस्थायी सैनिक व्यवस्था थी। ठीक है, और इस समय जो है एक बहुत बड़ा युद्ध होता है भारत। अब यहाँ से आपको एक पता चलेगा, जानकारी होगी, भारत का सबसे पहला युद्ध, वो भी राष्ट्रीय स्तर का, भारत का कौन सा था, दसराग युद्ध। क्या कहा गया है, दसराग युद्ध। दसराग युद्ध भारत का सबसे प्राचीन युद्ध है, सबसे प्राचीनतम युद्ध है, पहला युद्ध है, और एक राष्ट्रीय स्तर का था, बहुत बड़े स्तर का युद्ध हुआ था ये। इसमें जो है 10 राजाओं का एक संगठन बना, और एक तरफ एक जो है जन था सुदास। सुदास जो है एक राजा था वहाँ का, जो है भरत वंश का। भरत किस वंश का था सुदास, भरत वंश का। भरत वंश का राजा था सुदास, वो एक तरफ था, और 10 लोगों का समूह एक तरफ था, 10 राजाओं का समूह एक तरफ था। ये युद्ध हुआ क्यों था, देखो सुदास का जो पुरोहित था विश्वामित्र। सुदास का पुरोहित कौन था, विश्वामित्र। पुरोहित का काम क्या होता है, राजा को सलाह देना। अब सुदास जब मतलब किसी कारणवश सुदास और राजा विश्वामित्र के बीच क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है, तो सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। सुदास ने अब पुरोहित किसको बनाया, वशिष्ठ को। तो जो विश्वामित्र थे वो नाराज होकर के राजाओं, दूसरे देश के राजाओं के पास चले जाते हैं और 10 राजाओं को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं भरत वंश पर आक्रमण करना है, भरत वंश पर आक्रमण करना है, और आक्रमण करके सुदास के साथ युद्ध करते हैं। और ये युद्ध कहाँ होता है, परूसनी नदी के किनारे होता है। कहाँ, अब कल मैंने बताया था परूसनी नदी को आज क्या कहते हैं, भूल गए, रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर, जिसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है, परूसनी नदी। तो परूसनी नदी पर दसराग युद्ध होता है, जिसमें 10 राजा, उसमें 5 जन जो थे आर्य थे, 5 जन अनार्य थे। तो 10 समूह राजा के जुट करके सुदास के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें सुदास जीत जाता है। सुदास क्या जीत करता है, उस युद्ध में विजयी होता है, और इसी वजह से उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और विस्तृत क्षेत्र को बाद में भरत वंश के नाम पर ही क्या नाम दिया गया, भारत। तो भारत का नाम कहाँ से पड़ा है, दसराग युद्ध के बाद से, जब राजा सुदास भरत वंश के विजयी हुए, तो इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को भारत कहा गया। ठीक है, इसीलिए हमारे देश के कई नाम हैं, तो भारत तो आज भी कहते हैं, तो भारत नाम यहीं से पड़ा है। दसराग युद्ध में भरत वंश विजयी हुआ, भरत वंश विजयी होकर के फिर बाद में इसका नाम भारत पड़ गया। तो इस तरीके से ये इनकी व्यवस्था थी। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका, दसराग युद्ध का। जो ऋग्वेद में हमने कितने मंडल बताए थे, 10 मंडल बताए थे। तो 10 मंडल में जो 7वां मंडल था, उसमें दसराग युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है राजनीतिक व्यवस्था हो गई। कल हम लोग समाज देखेंगे कि यहाँ का समाज कैसा था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।